हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हमारी FST01 की पार्ट थर्ड की वीडियो है। इसमें हम लोग बेसिकली जो है पार्ट थर्ड में यानी कि ब्लॉक 3 को चर्चा करने वाले हैं। और इससे पहले हमने जो है 2 वीडियो यानी कि ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 को अच्छे से समझा, अच्छे से उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस किए। और वो सारे टॉपिक्स जो हैं जो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं वो सारे एग्जाम के मद्देनज़र बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इससे पहले हम लोगों ने इंग्लिश ऑनर्स के जो फिगर ऑफ स्पीच है जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। उसको लगभग 8 to 9 फिगर ऑफ स्पीच को हम लोगों ने कंप्लीट किया। इसी तरह से जो है हम लोग इग्नू की जितनी भी एग्जाम से रिलेटेड वीडियो है, जो भी एग्जाम में आपके इम्पोर्टेंट होती है, सभी की वीडियो बनाते हैं और आपके एग्जाम में जहां तक हो सकती है हेल्प करते हैं हम लोग, ठीक है। और ये जो हमारी है वीडियो, ये पार्ट थर्ड की वीडियो है। मैं आपको पहले ही भी बता चुका हूँ कि अगर आपको PDF चाहिए तो PDF की फी 20 रुपीज़ है, लेकिन अगर आप PDF नहीं लेते हो तो पूरा जो है कोर्स यहाँ पे आपको फ्री में ही कराया जाएगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, अगर नहीं जुड़े हैं अभी तक तो जुड़ जाएं हमारे साथ, क्योंकि ये सीरीज हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आने वाली जो एग्ज़ाम में आप लोगों के कमेंट के रिगार्डिंग भी हम वीडियो बनाते हैं। जैसे कि आपने जो भी कोर्स को रखा हुआ है, आपके कोर्स कोड को आपको कमेंट करना है, हम उसके ऊपर जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बना के अपलोड करेंगे जो आपको एग्जाम में हेल्पफुल आपके लिए रहेगी। इससे पिछले एग्जाम यानी कि दिसंबर सेशन वाले एग्जाम में भी हमने बहुत सारे वीडियो स्टूडेंट्स के डिमांड पे अपलोड की थी और बहुत अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स भी आए थे। तो आशा करते हैं इस साल भी आप लोगों का हेल्प कर पाऊंगा और हमारे साथ जुड़ सकते हैं आप। अगर आपके आस पड़ोस भाई बहन कोई भी अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं इग्नू से तो आप उन्हें हमारा चैनल जो है रेफर कर सकते हैं। डेफिनेटली उनको भी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो चलिए अभी चलते हैं हम लोग अपने ब्लॉक 3 पे और चर्चा करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। ये शुरू करते हैं हम लोग ब्लॉक 3 की जो हमारी वीडियो है। तो देखिए, ये है हमारा ब्लॉक 3, ठीक है। और इसका जो टाइटल है वो है यूनिवर्स एंड लाइफ द बिगिनिंग, यानी कि ब्रह्मांड और जीवन का जो शुरुआत हुआ था उसके बारे में इसमें हम लोग को बेसिकली पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए अभी सबसे पहली बात यहाँ पे जो है हम लोग देखिए, एक हमारी ये शॉर्ट वीडियो होने वाली है। जैसे कि हम लोग हर एक वीडियो में एक ब्लॉक के ऊपर चर्चा करते हैं, क्योंकि अगर आप पढ़ने जाओगे कि ब्रह्मांड और जीवन की शुरुआत, तो इसका एक बहुत ही वास्ट सिलेबस है, ठीक है। ये एक ब्लॉक के अंदर लगभग आपके 7 to 8 चैप्टर्स आते हैं। तो हम लोग इसमें शॉर्ट में इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है इसमें बहुत सारे MCQs आपके कवर हो जाएंगे। उसके बाद जो वीडियो आएगी हमारी, जो एग्ज़ाम स्पेशल रिलेटेड वीडियो होगी, उसमें हम लोग जो है बेसिकली MCQs के ऊपर जो है डिस्कस करेंगे। अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो PDF में सारी चीज़ें दी हुई है, ठीक है। लगभग 600 से 700 क्वेश्चन है PDF में, तो आप PDF भी खरीद सकते हैं। और देखिए यहाँ पे सबसे पहला है कि जो है हमारे यानी कि ब्रह्मांड के अध्ययन, यानी कि हम लोग जो ब्रह्मांड के बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में जो जानते हैं, उससे रिलेटेड सभी चीज़ों के मतलब प्रॉपरली जो हम लोग उसको पढ़ते हैं या फिर उसके नॉलेज को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो ब्रह्मांड के अध्ययन को बेसिकली हिंदी में अगर बोला जाए तो इसे खगोलिकी बोला जाता है, ठीक है। और इंग्लिश में इसे एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉमी इज अ पार्ट where we can learn about universe and its life, okay। So अध्ययन जो है इसका ये एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है, ठीक है। अब अगला आते हैं हम लोग कि एस्ट्रोनॉमी तो हो गया, ये इसमें बेसिकली हम लोग क्या पढ़ते हैं, ब्रह्मांड से रिलेटेड जितने भी प्लेनेट हैं, जितने भी यूनिवर्स या फिर आप कह सकते हैं कि जितने भी गैलेक्सीज हैं, सब के बारे में हम लोग जो है बेसिकली पढ़ते हैं इसी में, ठीक है। अब आता है हमारा ब्लैक होल, ठीक है। ये ब्लैक होल भी एक इम्पोर्टेंट इसमें टॉपिक है। ब्लैक होल क्या है, आप ये ब्लैक होल का बेसिकली जो है इसका खोज जो है किया था एक भारतीय वैज्ञानिक ने जिसका नाम था चंद्रशेखर, ठीक है। तो चंद्रशेखर ने जो है ब्लैक होल का खोज किया था और इनके द्वारा एक जो है एक नंबर दिया गया है जिसे हम लोग बेसिकली चंद्रशेखर सीमा कहते हैं, ठीक है। तो चंद्रशेखर सीमा क्या है, चंद्रशेखर सीमा जो होता है बेसिकली सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चंद्रशेखर सीमा जो होता है सूर्य का द्रव्यमान इंटू 1.44, ठीक है। यानी कि किसी भी अदर जो है कोई भी अदर जो तारा है, यानी कोई भी अदर स्टार है सन के अलावा, ठीक है, जिसका द्रव्यमान जो है सन का जितना द्रव्यमान है उसके 1.44 गुना ज़्यादा हो जाता है, तो ये जो हो जाता है हमारा बेसिकली चंद्रशेखर सीमा होता है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि ज़्यादा हो जाने से क्या होता है, कम हो जाने से क्या होता है, ठीक है। तो
इन्होंने ही ये भारतीय वैज्ञानिक थे चंद्रशेखर जी, जिन्होंने चंद्रशेखर सीमा को के बारे में भी बताया था और इन्होंने ब्लैक होल के बारे में बताया था। ठीक है, अब ब्लैक होल के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि ब्लैक होल जो होता है ये बेसिकली आप जैसे ही कोई आकाशगंगा के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, तो आकाशगंगा के बीच के पार्ट को हम लोग बेसिकली कहते हैं बल्ज। ठीक है, तो बल्ज में ही जो है उसमें पाया जाता है ब्लैक होल। ब्लैक होल जो होता है वो क्या होता है, ब्लैक होल बहुत सारे जो है, बहुत सारे तारा जब बहुत सारे तारा जो है जिनका, देखिए यहाँ पे मैंने बेसिकली इसका तारा का पूरा जो है जीवन काल को लिखा हुआ है। तो जब तारा जो है लाल वामन तक चले जाता है या फिर इस आपका न्यूट्रॉन स्टार में चेंज हो जाता है, उसके बाद जो है ये बेसिकली ब्लैक होल में चले जाता है। और ब्लैक होल क्या होता है, इसी तरह से उसका घनत्व तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, तो उस ब्लैक होल के घनत्व और उसमें जो चुंबकीय यानी कि मैग्नेटिक जो पावर आ गया है, उसके कारण वो जो है प्रकाश को भी अपने ओर खींच लेता है। ठीक है, प्रकाश को भी अपने ओर खींच लेता है और उसके आसपास में अगर कोई प्लेनेट होते हैं तो उसको भी अपनी ओर खींच लेता है। तो ब्लैक होल का बहुत ही ज़्यादा पावर है, तो उसके बारे में भी हम लोग आगे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि हाई डेंसिटी यानी कि उच्च घनत्व प्लस मैग्नेटिक पावर। ठीक है, मैग्नेटिक पावर बहुत ही हाई होता है ब्लैक होल का, और इसका जो है डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, अब अगला है हमारा कि तारों का समूह। ठीक है, तारों के समूह को बेसिकली हम लोग आकाशगंगा कहते हैं, जिसे इंग्लिश में गैलेक्सी कहा जाता है। ओके, अब चलिए आगे आते हैं। तो अभी हम लोग पहले यहाँ पे इसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद ये यहाँ पे मैंने एक फिगर बनाया हुआ है, इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए आकाशगंगा के जो है तारों का समूह जो होता है वो आकाशगंगा कहते हैं, उसको गैलेक्सी कहते हैं। अब अगला है कि बल्ज में ब्लैक होल होते हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि कोई भी, जैसे कि ये आपका एक हो गया, क्या हो गया, ये एक आकाशगंगा हो गया। ठीक है, ये मान के चलिए एक आकाशगंगा हो गया, इसके चारों ओर जो है बहुत सारे प्लैनेट्स पाए जाएंगे, बहुत सारे ताराएं पाए जाएंगे, बहुत सारे क्षुद्र ग्रह पाए जाएंगे, और ये जो बीच वाला पार्ट होता है, ठीक है, इसे बेसिकली हम लोग बल्ज कहते हैं, और यहीं पे जो है ब्लैक होल पाया जाता है। ठीक है, ब्लैक होल का बहुत ही ज़्यादा डेंसिटी होने के कारण ये क्या करता है, इसका डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा हाई है और इसका जो है मैग्नेटिक पावर भी बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण ये क्या करता है, जैसे ही कोई तारा अपने जो है तापमान की सीमा को जैसे ही खो देता है, तो वो धीरे धीरे इसके नज़दीक आने लगता है और ये उसको अपने ओर मतलब आकर्षित कर लेता है, यानी कि अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, और ये फिर ब्लैक होल में ही समा जाता है। ब्लैक होल बेसिकली ब्लैक इसलिए दिखता है क्योंकि ब्लैक होल जो होता है उसमें मैग्नेटिक पावर इतना ज़्यादा होता है कि वो प्रकाश को भी जो है अपनी ओर खींच लेता है, तो उसके कारण ये ब्लैक दिखाई देता है। ठीक, तो बल्ज में जो है ब्लैक होल पाए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आप लोग पढ़ लें। अगला है हमारा कि आकाशगंगा जो है, आकाशगंगा के यानी कि 3 आकाशगंगाओं के समूह को बेसिकली क्या कहा जाता है, सुपर क्लस्टर कहा जाता है। तो अगर वहाँ पे आपका क्वेश्चन आ जाए कि 3 आकाशगंगाओं के समूह को क्या कहा जाता है, तो आपका वहाँ ऑप्शन में रहेगा क्लस्टर रहेगा, सुपर क्लस्टर रहेगा। तो इस तरह से आपको वहाँ पे सुपर क्लस्टर ये टिक करना है। अगर ऐसा दे दे कि सुपर क्लस्टर में कितने आकाशगंगाएं आती हैं, तो उसमें आपको 3 टिक करना है। ठीक है, तो 3 आकाशगंगा के समूह को क्या कहा जाता है, सुपर क्लस्टर कहा जाता है। तो और अगला है हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, कि हम किस आकाशगंगा में रहते हैं, तो उसका नाम है हमारा मंदाकिनी। ठीक है, तो मंदाकिनी जो है यानी कि हम लोग जो है हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम है मंदाकिनी। अब अगला है कि हमसे करीबी आकाशगंगा कौन सी है, यानी कि मंदाकिनी आकाशगंगा के करीबी वाली आकाशगंगा का नाम क्या है, तो उसका नाम है देवयानी, यानी कि जिसको हम लोग इंग्लिश में एंड्रोमेडा कहते हैं। ठीक है, एंड्रोमेडा। तो ये दोनों में से भी आप दोनों का ये याद रखिएगा नाम। ठीक है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, क्योंकि में भी हो सकता है वहाँ पे आपको हिंदी नहीं दिया हो, एंड्रोमेडा ही दिया हो, तो आप आसानी से वहाँ पे जैसे कि टिक लगा दो। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो है हमारी जो सबसे करीबी आकाशगंगा है, आप करीबी मतलब ये नहीं समझिएगा कि बहुत ही कम डिस्टेंस, उसका जो है मतलब एक बेसिक जो डिस्टेंस है वो है 2.2 मिलियन लाइट ईयर्स। ठीक है, इतना डिस्टेंस में जो है इन दोनों आकाशगंगाओं के बीच का जो है ये बेसिकली डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये थी हमारी आकाशगंगा, नाम मंदाकिनी है, और हमसे सबसे करीबी आकाशगंगा है उसका नाम देवयानी है, जिससे एंड्रोमेडा लिखा जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा तारामंडल, सबसे बड़ा ताराओं का समूह या फिर तारामंडल, ठीक है, कौन सा है, तो ये है हाइड्रा। हाइड्रा जो है सबसे बड़ा यूनिवर्स में तारामंडल है। अब अगले पे आते हैं हम लोग। ठीक है, अब अगला है यानी कि सूर्य का सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं। देखिए, सूर्य का सबसे बाहरी परत ही वो परत है जिसको हम लोग सूर्य ग्रहण के समय देख पाते हैं।
सूर्य ग्रहण के समय जिस परत को हम लोग देखते हैं वही सूर्य का सबसे बाहरी परत होता है, जिसको हम लोग बेसिकली किरीट कहते हैं। किरीट, ठीक है, आप याद रखें। अगर आपको यहाँ पे स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है तो आप किरीट याद रखें। अगला है हमारा, ये भी हो जाता है, ये भी हमारा हो गया। अब अगला आता है हमारा सूर्य का सबसे करीबी तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। अगर आपको वहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से दे दिया जाए कि सूर्य का सबसे करीबी तारा का नाम क्या है, तो आप वहाँ पे टिक जो है प्रोक्सिमा सेंचुरी लगाएं। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दे, थोड़ा सा घुमा दे और आपको ये पूछ दे कि हमारा सबसे करीबी तारा क्या है, तो आप प्रोक्सिमा सेंचुरी नहीं लगाएं वहाँ पे आंसर। हमारे लिए जो है सबसे करीबी तारा सूर्य है, ठीक है, लेकिन सूर्य का सबसे करीबी तारा जो है वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये चीज़ आप लोग याद रखें, ठीक है। तो सूर्य का सबसे करीबी तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। अगला है ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत जो है ये बेसिकली बेल्जियम के एक पादरी थे जिनका नाम था जॉर्ज लेवोयरे, ठीक है। इन्होंने जो है बेसिकली ये सिद्धांत दिया था कि ब्रह्मांड का जो है विस्तार हो रहा है, ठीक है। अब अगला है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत जो है हम लोग बेल्जियम के जो है पादरी जॉर्ज लेवोयरे ने दिया था। अगला है सूर्य का दिखने वाला भाग, ठीक है। सूर्य का दिखने वाला भाग को क्या कहते हैं। तो सूर्य का जिस भाग को हम लोग देख पाते हैं उस भाग का नाम है प्रकाश मंडल, ठीक है। तो प्रकाश मंडल को बेसिकली जो है हम लोग देख पाते हैं। तो सूर्य का दिखने वाला भाग जो होता है वो हमारा प्रकाश मंडल होता है। अगला है क्षुद्र ग्रह। अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि सूर्य से डिस्टेंस के अनुसार में अगर आपको ग्रह थोड़ा सा आप ये मेरे साथ रिपीट करो, आपको भी याद हो जाएगा, ठीक है। सूर्य के डिस्टेंस के अनुसार में अगर हम लोग ग्रह के मतलब ग्रह का कर्म देखें यानी कि उसके जो सीरीज देखें अगर मतलब डिस्टेंस फ्रॉम सन, तो इस तरह से कुछ हो जाएगा कि सबसे जो करीब जो है सूर्य का वो है बुध, ठीक है। बुध सबसे करीब है, इसी कारण बुध सबसे ज़्यादा गर्म होता है। यानी कि बुध का जो है तापमान अभी तक मेजर कोई भी साइंटिस्ट ने नहीं कर पाया। बेसिकली अगर क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में कि सबसे ज़्यादा गर्म जो है कौन सा ग्रह है, तो आपको आंसर लिखना है वहाँ पे शुक्र, क्योंकि शुक्र का जो है टेम्परेचर को मेजर किया जा चुका है। लेकिन अगर बुध के बारे में यही है कि बुध सबसे ज़्यादा करीब है। सबसे ज़्यादा करीब होने के कारण सबसे ज़्यादा गर्म भी वही होता है और प्लस सबसे जल्दी रात के समय में पूरा जो है बर्फ से ढक जाता है बुध, ठीक है, क्योंकि सबसे जल्दी ठंडा भी वही हो जाता है। आप लोगों ने सुना होगा रेगिस्तान के बारे में। रेगिस्तान में क्या होता है बेसिकली कि दिन बहुत ठंडी होती है और रातें बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, ठीक है, क्योंकि बालू जो होता है वो बहुत जल्दी गर्म भी हो जाता है और बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है जो है बुध के ऊपर भी कुछ इसी तरह की कंडीशन अप्लाई होते हैं और इसी के कारण वहाँ का टेम्परेचर जो है मापा नहीं जा चुका है। और उसी के कारण यदि आपको एग्ज़ाम में आए क्वेश्चन की सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह कौन सा है, तो आपको आंसर जो है वहाँ पे आपको बेसिकली शुक्र को लगाना है। अब मैं आपको उसका जो है डिस्टेंस वाइज जो है उसका जो है सूर्य से कौन से ग्रह का डिस्टेंस वाइज सीरीज बताते चलता हूँ, आप लोग भी रिपीट करो। सबसे पहले सूर्य, उसके बाद बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। अब देखो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, 8 हो गए आपके, ठीक है। तो ये जो है डिस्टेंस वाइज सूर्य से डिस्टेंस वाइज सीरीज हमने आपको बताई। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपका आंतरिक ग्रह किसे कहा जाता है। तो आंतरिक ग्रह बेसिकली हम लोग कहते हैं किसको, बुध को, शुक्र को, पृथ्वी और मंगल, ये 4 ग्रह जो है इन्हें आंतरिक ग्रह कहा जाता है, ठीक है, इनर प्लैनेट इन्हें कहा जाता है। और अगर बाहरी ग्रह कहा जाए तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये 4 ग्रह जो है इसे बाहरी ग्रह यानी कि आउटर प्लैनेट कहा जाता है, ठीक है। और इसके बाद आप क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, आप बोर्ड में मैंने लिख दिया हुआ, ठीक है। देखिए ये जो है ये डिस्टेंस वाइज जो है इनका डिस्टेंस वाइज मैंने सीरीज यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है, ये डिस्टेंस वाइज है। अब क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि उल्का पिंड जो है, ठीक है, उल्का पिंड कौन से 2 ग्रहों के बीच पाया जाता है, ठीक है। तो उल्का पट्टी जो है बेसिकली मंगल और बृहस्पति के बीच में उल्का पट्टी वाले सभी उल्का पट्टी वाले पाए जाते हैं, ठीक है। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में जो है
एस्ट्रॉयड बेल्ट इसको कहा जाता है इंग्लिश में। एस्ट्रॉयड बेल्ट बेसिकली किन प्लैनेट्स के बीच में पाया जाता है, तो ये हो जाएगा मंगल और बृहस्पति के बीच में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप इसे भी देख लें। अगला अगला अगर किसी भी, जैसे कि आपको एग्जाम में पूछ दे कि भोर का तारा किसे कहते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं, जितने भी पृथ्वी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन उस तरह से पूछे जाएंगे, सबका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा शुक्र। जैसे कि भोर का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन, ठीक है, सांझ का तारा, ये सारा चीज़ जो हो जाएगा शुक्र हो जाएगा। लाल ग्रह के बारे में अगर पूछा जाए तो वो हो जाएगा मंगल आपका, ठीक है। अगर पूछ दिया जाए कौन से ग्रह के चारों ओर आपको एक बेल्ट पाया जाता है, तो वो हो जाएगा शनि, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखें। और उसके बाद देखिए केपलर जो है, केपलर एक साइंटिस्ट का नाम है, केपलर ने जो है ग्रहों की गति का सिद्धांत दिया था, इसे भी आप लोग याद रखें। और इसके बाद क्षुद्र ग्रह जो है वो मंगल तथा बृहस्पति की कक्षा में पाए जाते हैं। मैंने अभी आपको बताया हब्बल के बारे में आपको बता दूं कि हब्बल नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक जो है दूरदर्शी का, यानी कि दूरदर्शी का आविष्कार किया था, और उसके सहायता से जो है बताया था कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, ठीक है। इससे पहले जो है आपके जो मैंने बताया कि बेल्जियम के जो पादरी थे, यानी कि जॉर्ज लेवेरेन है, उन्होंने ये सिद्धांत दिया था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था कि कितने वर्ष पहले कैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने ये भी बताया था कि ब्रह्मांड का विस्तार होते रहेगा, लेकिन उसे जो है दूरदर्शी के माध्यम से सिद्ध किसने किया था, तो हब्बल नामक साइंटिस्ट ने किया था, ठीक है। और हब्बल नाम का जो है दूरदर्शी का भी आविष्कार के बारे में पूछा जाए किसने किया था, तो हब्बल नहीं किया था, ओके। अब अगला है कि अपसौर, ठीक है। अपसौर के बारे में आपको बताऊं कि अपसौर और उपसौर क्या होता है। उपसौर बेसिकली होता है कि एक ऐसा डेट जिस दिन पृथ्वी और सूर्य के बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम हो, ठीक है, यानी सबसे कम डिस्टेंस हो उसको उपसौर करते हैं, और सबसे ज़्यादा डिस्टेंस हो उसको अपसौर करते हैं, ठीक है। तो उपसौर का डेट क्या हो जाएगा हमारा, उपसौर हमें 9 जनवरी को होता है, जब सूर्य और पृथ्वी एक दूसरे के करीब होते हैं। और अपसौर यानी सबसे ज़्यादा दूर कब होते हैं, ये होते हैं 4 जुलाई को जो होता है प्रत्येक वर्ष अपसौर होता है, और 9 जनवरी को क्या होता है, उपसौर होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक आपको बेसिक पॉइंट्स थी, इसे याद रखें। अब मैं इस फिगर के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद ये हमारी वीडियो समाप्त हो जाएगी। देखिए सबसे पहले मैं आपको इस फिगर के माध्यम से तारों के जीवन चक्र को आपको बताता हूँ, ठीक है। तारों के जीवन चक्र को समझें। और देखिए सबसे पहले तारा जो रहता है एक विरल गैस के रूप में रहता है, ठीक है, विरल गैस के रूप में रहता है। उसके बाद तारा जो है निहारिका बनता है, ठीक है, निहारिका बन जाता है। उसके बाद तारा जो है तारा के रूप में चेंज हो जाता है। निहारिका क्या होता है, तारा के रूप में चेंज हो जाता है। तारा जब तारा का एज बहुत ज़्यादा होने लगता है तो यह लाल दानव में चेंज हो जाता है, ठीक है, यह लाल दानव में चेंज हो जाता है। लाल दानव देखिए, अब यहाँ से पॉइंट आप थोड़ा सा गौर करें कि लाल दानव का आकार अगर सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से ज़्यादा रहे, सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से ज़्यादा अगर रहे लाल दानव का आकार, तो वो क्या बनता है, बड़ा तारा बनता है, ठीक है। और अगर उससे छोटा रहे तो वो क्या बन जाता है, श्वेत वामन बन जाता है। श्वेत वामन क्या होता है, आगे जाके लाल वामन बनता है, और इस तरह से ये जाके फिर से ब्लैक होल में चले जाता है। लेकिन अगर बड़ा तारा के बाद क्या होता है, बड़ा तारा से फिर ये आगे चेंज होके बनता है न्यूट्रॉन तारा, ठीक है। न्यूट्रॉन तारा का विस्फोट होता है, इसके बाद इसमें पल्सर और क्वेसर बन जाते हैं, ठीक है। और बाद में ये जो है ये भी ब्लैक होल में मिल जाते हैं। तो ये पूरे एक स्टार की जो है पूरी जो है लाइफ साइकिल ये है, और इसे आप अच्छे तरीके से देख लें तो आपको पूरा एक स्टार कैसे कैसे उसका फॉर्म होता है और कैसे वो लास्ट हो जाता है, ये सारा चीज़ इसमें आपको दिखा दिया गया है। तो ये थी हमारी FST-01 की ब्लॉक 3 की जो है, आप कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की ये वीडियो थी। और आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कर दें, और मिलते हैं अगले ब्लॉक 4 के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ें और इस बार अच्छे मार्क्स लाने हैं आपको, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो पर, धन्यवाद।